Hello students, welcome to our next lecture. In this lecture, we are going to discuss some illustration based on principle of superposition of forces. मतलब जब दो या दो से अधिक चार्ज जब रहेगा उनके कारण लगने वाले फोर्सेस पर बेस करके हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो चलिए न्यूमेरिकल्स कुछ सिंपल लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके आगे के कंपटीशन के फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है. तो चलिए पहले अपन इलस्ट्रेशन पे आते हैं. पहला इलस्ट्रेशन बोलता है यहाँ पर 2 point charges of plus E and plus 4E are separated by a distance L. Find position where a third point charge be placed so that it remains at rest. यहाँ पे ये जो रेस्ट टर्म है इस पर बहुत फोकस करना और बाकी चीजों को विजुलाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता है जब तक फिजिक्स में सिचुएशन को विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक आपसे प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आप मत कूदिया कीजिएगा, पहले सिचुएशन को विजुलाइज कीजिए. तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे डील करते हैं. पहले इसका फिगर को बनाते हैं कि क्या हो रहा है, सिचुएशन को देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये रहा फिगर जिसको अपन विजुलाइज कर रहे हैं. ये रहा प्लस ई और ये है दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस 4E. इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ L. तो यहाँ पे देखिएगा रेस्ट का क्या मतलब होता है. रेस्ट का मतलब होता है कि जो तीसरा चार्ज है, एक तीसरा चार्ज को कहीं पे रखना है और वो रेस्ट में रहे. उसका रेस्ट में रहने का पर्पस या उसका मतलब ये होता है कि उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा. और आपको ये आइडिया होना चाहिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है तो यहाँ पर नेट फोर्स किसके कारण लगेगा, इन दोनों चार्जेस के कारण लगेगा. और नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है अगर उस तीसरे चार्ज पर इन दोनों चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स इक्वल हो और साथ में अपोजिट हो. तो चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो चार्ज यहां पर बीच में कहीं पर है और उस चार्ज को हम लोग ले लेते हैं Q. ओके, और ये प्लस E से ये मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है. तो ऑब्वियसली प्लस 4E से वो कितने डिस्टेंस पे होगा, L माइनस x के डिस्टेंस पे होगा. अब अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो आपको दिखता होगा ये प्लस E इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर हटाएगा, मतलब टुवर्ड्स राइट. और ये प्लस 4E जो है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ ढकेलेगा. और अगर ये रेस्ट में है मतलब इन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, उस पर 0 लगेगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं सपोज और इसको B मान लेते हैं. मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गया कि जो Q चार्ज हम लोग ने अज्यूम किया है उस पर इन दोनों के कारण लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा या दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे. और आपको दिख रहा होगा, आप यहां पे अगर रखते हैं तो दोनों के कारण लगने वाला फोर्स अपोजिट तो होगा, और अगर इक्वल है तो मतलब A के कारण लगने वाला फोर्स A के कारण लगने वाला फोर्स B के कारण लगने वाला फोर्स के इक्वल होगा. और अगर इसको देखते हैं हम लोग तो A के कारण लगने वाला फोर्स क्या लिखेंगे बताओ, K Q1 बाई आर स्क्वायर. और यहां पर क्या करेंगे बताइए, इसका भी लिखेंगे K 4EQ बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक, अब अगर आप इसमें दोनों तरफ से कट जाएगा तो देखेंगे बचेगा क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां से 4 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अपन स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेना ज्यादा आसान हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई L माइनस एक्स. और अगर मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूं तो देखना ये बन जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू L बाई 3. तो ये जो होगा L बाई 3 पोजिशन पर जब चार्ज रहेगा तो वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा. और x डिस्टेंस कहां से लिए हैं, प्लस E से लिए हैं. तो ये हमारा पहला इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन है. देखिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं. अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज को मैं फिर से आप लोगों से मैं रिपीट करना चाहूंगा जो पहले ही बता चुका हूं. जितने भी इलस्ट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं सभी इलस्ट्रेशन को आप पहले पढ़ के खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके. उसके बाद नहीं बनता है फिर आप लोग इसका सोल्यूशन को देखा कीजिए. तो चलिए नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें भी बोलता 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस E एंड माइनस 4E. पहले वाले में कितना था,
प्लस 4e था, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस l, फाइंड द पोजीशन वेयर अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चार्ज को चेंज किया गया। तो बोले सर चार्ज चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? यस, तो चलिए देखते हैं चार्ज चेंज करने से क्या फर्क पड़ने वाला है, उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करेंगे। तो चलिए इसको भी पहले विजुलाइज करते हैं, सिचुएशन कैसा है नहीं है। तो ये रहा वो सिचुएशन। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्लस ई है और ये माइनस 4e है। अब आपके पास बोलोगे सर ये भी तो वही प्रॉब्लम है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा, आप इसको एक बार थोड़ा सोच के देखिएगा, अगर आप कोई चार्ज को बीच में लेते हैं, इस जगह पे लेते हैं, तो देखिए सपोज यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया होगा, सपोज मैं बीच में लेता हूँ, अभी लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, बता रहा हूँ, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपने से रिपेल करेगा, जिसके कारण वो उसको अपने से दूर भगाएगा, मतलब टुवर्ड्स राइट। और ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब अगेन टुवर्ड्स द राइट। तो बताइए दोनों के कारण लगने वाला फोर्स अगर इक्वल हुआ भी तो अपोजिट तो नहीं हो पा रहा है। अब आपके पास अगला बात आता है, बोला सर हम लोग ना एक काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो ठीक है, आप नेगेटिव लेके देख लीजिए। नेगेटिव चार्ज को अगर लेता हूं तो इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखे हुए नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, दैट मीन अगेन टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ हो जा रहा है। तो ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है। मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहां पर आप चार्ज रखोगे तो उस पर लगने वाला फोर्स अपोजिट होगा। तो फिर क्या हो सकता है? तब ऑब्वियसली वो यहां पे कहीं पे होता होगा, ऐसे किसी जगह पे होगा। तो मैंने सपोज यहां पे ले लिया वो चार्ज Q, और यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया x। अब आप बोल सकते हैं सर इस Q को आप यहां पे भी ले सकते थे, एकदम ले सकते थे, लेकिन ये आपके लिए एक प्रॉब्लम रहेगा, आपके लिए खुद के लिए एक चैलेंज रहेगा। आप इसको खुद पता लगाइएगा कि ऐसा क्यों नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, आप खुद देखिएगा उसको, फिर मेरे को बताएंगे। चलिए मैंने यहां पे ले लिया। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर भगाएगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, देखिए लेफ्ट की तरफ। और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, मतलब टुवर्ड्स राइट। देखिए दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और ये रेस्ट में है, तो मतलब क्या होगा, इन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल भी होना चाहिए। तो बस अब सीधा सा पर इसमें भी वही बात करते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक, तो इनके कारण इस पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्स क्या हो जाएगा। तो फिर से वही बात आएगा, A के कारण लगने वाला फोर्स और B के कारण लगने वाला फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो अपन लोग इसको इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए आप लोग, तो A से इसका डिस्टेंस कितना x, तो क्या लिखेंगे K Q Q1 बाई आर स्क्वायर वाला हिसाब। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, इसमें भी B की जगह पे लिखेंगे K Q4e बाई यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक x, मतलब कितना हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जिसके कारण अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये भी वही हो जाएगा, देखिएगा प्रीवियस वन जैसा ही होगा, 4 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो यू विल गेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई L प्लस एक्स। ठीक, अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये x इज इक्वल टू कितना होगा L। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये होगा हम लोग का ये वाला इलस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं हम लोग। अगला इलस्ट्रेशन देखिए। अगला इलस्ट्रेशन बोलता है 3 पॉइंट चार्ज ऑफ Q आर प्लेस्ड एट वर्टाइसेस ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L। फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। दोनों चार्जेस के कारण जो उस पर लगने वाला फोर्स निकालना किसी एक चार्ज पर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे देखते हैं, फिर से वो इसको विजुलाइज करते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा प्रॉब्लम का विजुलाइजेशन। तो क्या हो रहा है देखिए, इसके हिसाब से ये रहा 3 पॉइंट चार्जेस। चलिए ऐसा ले लेते हैं, इनका नेमिंग भी कर देते A B C। तीनों चार्जेस का वैल्यू Q Q Q है, और तीनों का लेंथ आपको क्या, तीनों के बीच का लेंथ आपको कितना दे दिया है, डिस्टेंस कितना दिया, L L दिया हुआ है।
तो हम लोग को बोलता है किसी भी फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, जो बाकी चार्जेस है उनके कारण इस पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते कैसे करें। तो चलिए मैं मान लेता ए पर फोर्स निकालता हूँ बाकी दोनों के कारण, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए पहले देखते हैं क्या होने वाला। तो देखिए बी जो ए पर फोर्स लगाएगा, ध्यान से देखिएगा, बी ए पर जो फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो ये बी ए को अपने से दूर भगाएगा। अपने से दूर भगाएगा मतलब अवे फ्रॉम बी, मतलब इस तरफ लगेगा, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक, अब दूसरा देखिएगा, सी जो है ए पर फोर्स लगाएगा, तो सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो ये भी अपने से दूर हटाएगा, तो इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा। ये हो गया हमारे पास एफ ए सी। और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है अपने पास, 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपको बहुत सिंपल सा ज्योमेट्री आपको पता होगा यहाँ पर क्या कारण हो रहा होगा, इसके बारे में आपको आइडिया होगा। ठीक, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, ये भी 60, ये 60 और ये 60 का अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी 60। अब एक चीज देखिएगा, ये दोनों चार्जेस का वैल्यू भी सेम है और दोनों चार्ज का इस चार्ज से डिस्टेंस भी सेम है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि एफ ए सी और एफ ए बी दोनों का वैल्यू सेम होगा। हाँ, भले ही डायरेक्शन अलग अलग हो, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि आपके पास समझ में आ गया कि एफ ए सी का जो वैल्यू है इक्वल टू एफ ए बी है। एफ ए सी का वैल्यू इक्वल टू एफ ए बी है, एंड दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू, आप क्या लिखोगे यहां से, सीधा सीधा लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसमें तो डायरेक्ट जोड़ देना है, नहीं डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि यहां पर ये वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा। और आपको मैं पहले भी अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ठीक, तो चलिए रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ से। तो क्या होगा, इसके फॉर्मूले के हिसाब से बात करेंगे तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर, ध्यान से देखिएगा ना, एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए सी एफ ए बी कॉस 60। लेकिन आपको दिख रहा होगा ए सी और ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के इक्वली लेते लेते हम लोग, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम दिया ही हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं तो एफ विल बी इक्वल टू, सीधा आप लिखिए यहाँ से, एफ ए सी का स्क्वायर, और ए बी भी ए सी के इक्वल है, तो इसको भी आप एफ ए सी का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए सी का स्क्वायर, एंड कॉस 60 का वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होता है। तो जैसे ही आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू रूट ओवर 3 टाइम्स ऑफ एफ ए सी का, एफ ए सी ओनली, रूट से बाहर निकल गया। ठीक, अब जैसे ही बाहर निकल गया तो अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं करना, अपने को सीधा दिख रहा है अपने को। अब डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से कि नेट फोर्स जो रहेगा, उस नेट फोर्स का जो वैल्यू रहेगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 3 टाइम्स ऑफ एफ ए सी, मतलब क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। देखा आपने, इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट एडिशन नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर एडिशन किया। और वेक्टर एडिशन आपको पता है कि क्या किया, ये रूल को हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये रहा हम लोग का अगला इलस्ट्रेशन, ये एकदम सिमिलर है लास्ट इलस्ट्रेशन जैसा ही। बोलता है 3 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू सी इज इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ एल। फाइंड द फोर्स ऑन क्यू ए चार्ज ड्यू टू द रिमेनिंग 2 चार्जेस। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, देखिए चार्ज बी है, ये चार्ज सी दिया है, इसका वैल्यू क्यू है, इसका वैल्यू माइनस क्यू है, ये भी क्यू है। ए पर बाकी दोनों के कारण लगने वाला फोर्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। तो देखिए बी पॉजिटिव चार्ज है, ए भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बी पॉजिटिव चार्ज ए को अपने से दूर भगाएगा, तो ये हो गया फोर्स एफ ए बी। ठीक, सी जो है नेगेटिव चार्ज है, वो इस चार्ज ए को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब टुवर्ड्स सी, तो बन गया एफ ए सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। और देखिएगा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल ये वाला बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जैक्टली सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा ही हम लोग के पास है।
ठीक है, इसको बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस एंगल का भराएगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी वही रहेगा, एफ ए बी का वैल्यू इक्वल टू एफ ए सी है, दिखता है आपको, और जिसका वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर, ये भी आपको दिखता है यहाँ से। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, नेट फोर्स के लिए हम लोग को एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू रूट ओवर वही रहेगा एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बी एफ ए सी कॉस 120। और जैसे कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि 120 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी है आप लोग ना। तो हो गया, तो यहाँ से ये हो गया रू एफ इज इक्वल टू, सीधा सीधा आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, ये हो गया एफ ए बी का स्क्वायर, इसे भी आप एफ ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर, कॉस 120 का वैल्यू होता -1/2, तो ये 2 कटा माइनस बचा, सीधा सीधा आपको दिखता है एफ ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर एफ ए बी का स्क्वायर माइनस एफ ए बी का स्क्वायर, तो बचेगा रूट ओवर एफ ए बी का स्क्वायर, एफ ए बी का स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हैं एफ ए बी। तो फाइनली हमारे पास इसके बाद इसका जो आंसर आता है एफ इज इक्वल टू, एफ ए बी का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास अगला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया हुआ देखेंगे, 6 पॉइंट चार्ज Q lies on the corner of a regular hexagon of side A. Find a net force acting on a point charge Q naught placed at the center of the hexagon. तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपन लोग। देखिए अगले इलस्ट्रेशन का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप देख रहे हो कि एक रेगुलर हेक्सागन है, आपको पता है रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसके सभी साइड्स का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, और सभी कॉर्नर्स पे क्यू 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 चार्जेस दिया हुआ है, और सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज लगा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है इन सभी चार्जेस के कारण इन चार्ज इस क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको डील करेंगे अपन लोग। तो यहाँ से कैसा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी ए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी ये होगा, सब ये डिस्टेंस ए होंगे। नॉर्मल ज्योमेट्री से आपको पता होगा कि हेक्सागन के अंदर ये जो एंगल होंगे सब सेम होंगे। उसके बाद ये एंगल भी सबका क्या होगा, सेम होगा। सपोज ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, आपको पता होगा ये भी, ठीक। अब आप एक चीज देखिएगा, सभी चार्जेस का सेंटर के जो चार्ज है उससे डिस्टेंस क्या है, देखिए सेम है, ठीक। सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इससे क्या समझ में आता है, सभी चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा ना। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको A लिखता हूँ, इसको मैं B लिखता हूँ, इसे C लिखता हूँ, इसको D लिखता हूँ, इसको E, और फाइनली इसको अगर F लिखता हूँ, तो इससे क्या समझ में आया आपको कि एफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू एफ एफ। मतलब सबके कारण लगने वाला फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, जिसका वैल्यू होगा के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। अब आप देखिएगा कोई भी दो कंसेक्यूटिव फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आपको शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताया था कि अगर n इक्वल मैग्नीट्यूड के कोप्लेनर फोर्स अगर एक्ट करते हैं और उन फोर्सेस के बीच का एंगल अगर 360/n है, ठीक है, तो देखिए 360/n है क्या, तो चलिए देखते हैं। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, इसमें क्या ले रहे हैं, सपोज एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए थीटा का वैल्यू 360/n, n मतलब 6, कितना आएगा इसका वैल्यू 60 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये 60 है, तो मतलब ये 60 दिया हुआ है, तो मतलब सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इफ n equal magnitude coplanar force acts on a point and the angle between the consecutive or successive force is equal to n by 360, then their sum of all the forces will be equal to 0। तो ये इसका आंसर 0 होगा। अब आप यहाँ पे अगला ये भी बोल सकते हो, सर ये तो चलिए ठीक है, आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में बता दिया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम लोग फॉर्मूला नहीं, इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से बताना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे।
तो एक्सप्लेनेशन से आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि F के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स इस तरफ लगेगा और जस्ट उसको अपोजिट में C रखा हुआ है, तो C के कारण इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स इस तरफ लगेगा। तो देखिए दोनों फोर्सेस इक्वल है और दोनों फोर्स अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से B के कारण लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा और E के कारण लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा। तो फिर से देखिए दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से D के कारण लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा और A के कारण लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा। तो ये भी एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो सभी फोर्सेस के लिए आपको दिखता होगा एक दूसरे तरफ अपोजिट फोर्सेस दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इस कारण से इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। बस हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड है, मैथमेटिक्स बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है यहाँ पर, ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 8 ऐसा दिया हुआ है। Infinite charges of value 4q are placed. Find the net force acting on the point charge q0 placed at x is equal to 0. तो देखिए x is equal to 1 पे 4q है, x is equal to 2 पे 4q है, x is equal to 4 पे 4q है, x is equal to 8 पर 4q है। इस प्रकार से चार्जेस रखे हुए इन्फिनिटी तक। और ये है x is equal to 0 जहां पर अपना एक चार्ज रखा हुआ है क्या, q0। अब आपको बोल रहा है इस पर इन सभी के कारण लगने वाला फोर्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करके निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। मैं पहले वाले के कारण निकालता हूं, तो इसको F1 लेता हूं। F1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, के क्यू नॉट 4q बाई 1 का स्क्वायर या 1, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 निकालते हैं, F2 इज इक्वल टू के क्यू नॉट 4q बाई 2 का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा F3 इज इक्वल टू के क्यू नॉट 4q बाई 4 का स्क्वायर, और ऐसा ये चलता रहेगा। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, इन सभी चार्जेस के कारण इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, देखो सब एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ये इसको इधर रिपेल करेगा तो मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, ये भी इसको रिपेल करेगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट, ये भी इसको इससे रिपेल करेगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये भी रिपेल करेगा। तो सभी देखोगे रिपेल कर रहे हैं और सभी के कारण फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट है। तो सभी फोर्स एक ही तरफ काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेट फोर्स में क्या करोगे, F विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, ऐसा अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक, जिसके कारण आप इसको क्या करोगे, सीधा F इज इक्वल टू, सब में देखिएगा के क्यू नॉट 4q कॉमन है, इसे इसको कॉमन निकाल देता हूं। बाकी सब में होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा एक स्टेप इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। देखिए क्या हो रहा है, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फोर्स का वैल्यू इक्वल टू के क्यू नॉट 4q, अंदर रहेगा 1 4 और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे 8 का स्क्वायर था। 8 का स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 से 64 और 4 क्यूब का वैल्यू 64। इस प्रकार से ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जिसे हम लोग, ये जो सीरीज दिखता है एक स्पेशल मैथमेटिकल सीरीज होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। इस ज्योमेट्रिक सीरीज में जो इनका सम होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ने वाले का एक फॉर्मूला। ठीक है, जोड़ने के लिए फॉर्मूला, इसको लिखते हैं हम लोग a/1 माइनस आर। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब हो रहा है, आप बोल सकते हो यहाँ पर, जो बायो वाले बच्चे थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हो रहा है, देखिएगा आप एक स्पेसिफिक नंबर में आगे वाला टर्म को पाने के लिए एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। जैसे 1/1 में 1/4 मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो गया, 1/4 में 1/4 फिर से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 का स्क्वायर हो गया, और इस प्रकार से ये चलता जा रहा है। तो ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, और जो नंबर हम लोग ऐड मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रखूं तो यहाँ पे 1/1 माइनस 1/4, जिसके कारण जो इसके इनफाइनाइट टर्म्स है एस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना आएगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 सॉरी आएगा 4/3,
4/3 आ जाएगा। तो अब आप इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर, तो इसमें आंसर में लिखेंगे कि नेट फोर्स F इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 4 4 16 K/Q0/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इलस्ट्रेशन देखा। एंड अगेन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इलस्ट्रेशन को ऐसा है कि आप पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं बनेगा तब आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा सोल्यूशन को, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड, स्टे सेफ।